उनके साथ ज्यादती करो, पहले उनके साथ मारपीट करें आरएसएस के कार्डर्स जाके, उनको तंग और परेशान करें आरएसएस के कार्डर्स जाके, और फिर उन्हीं को धमकी दी जाए। मणिपुर में क्यों इतना झगड़ा कराया गया आरएसएस कार्डर द्वारा? क्योंकि वो चाइना के नजदीक, चाइना जहां बॉर्डर लाइन एरियाज हैं वहां जान के गड़बड़ आरएसएस करा रही है ताकि चाइना को फायदा हो सके। बीजेपी के कैंडिडेट, एक एक कैंडिडेट का जीतना भारी पड़ जाएगा। नरेंद्र मोदी जी चुनाव हार जाएंगे, अमित शाह जी चुनाव हार जाएंगे, राजनाथ जी चुनाव हार जाएंगे। अब निर्मला सीतारमन जी तो लड़ती हैं नहीं लड़ती पता नहीं, मुझे गडकरी जी तक चुनाव हार जाएंगे। अगर ईवीएम नहीं होगी, पेपर से चुनाव होंगे, तो बीजेपी आ ही नहीं सकती। पंजाब से गिरी है कई बार, चलिए तो इस बार और गिराइए देंगे। 2024 चुनाव जो आम लोकसभा चुनाव है, कुछ ही महीने रह गए। इस बीच अमित शाह का यह घोषणा कर देना कि राम मंदिर जो है 14 जनवरी को शिलान्यास होगा, उद्घाटन होगा, अब तमाम करोड़ों हिंदू भक्तों को एक साथ एक पार्टी में खड़ा कर देना, यह भी हमको लगता है कि न्याय संगत नहीं है, तर्क संगत नहीं है, बल्कि हिंदुओं को लुभाने की एक धार्मिक लुभावना की कोशिश की जा रही है, लुभाने की। महमूद प्राचा साहब सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट है। महमूद प्राचा जी, कैसे देख रहे हैं? आप कह रहे हैं कि भैया 14 तारीख को राम जन्मभूमि का जो है मंदिर का उद्घाटन होने 14 जनवरी को, कैसे देख रहे हैं? मैं तो इसको ऐसे देख रहा हूं कि मैं सवाल पूछ रहा हूं वापस अमित शाह जी से और मोदी जी से और मोहन भागवत जी से। अगर भारत की जो 2000 किलोमीटर जगह चाइना ने खा ली, छीन ली हमसे जबरदस्ती मोदी जी की वजह से, उसको हम वापस ले लेंगे तो क्या 14 जनवरी को इनॉग्रेशन नहीं हो पाएगा? अगर जो ये नौजवान जो हैं बेरोजगार हैं, करोड़ों करोड़ नौजवान जो है बेरोजगार हैं, अगर उनको नौकरी दे देंगे तब क्या उद्घाटन नहीं हो पाएगा? अगर जो हमारे देश में 80-85 करोड़ जनता जो है आज मजबूर है इस बात के लिए कि 5 किलो अनाज सरकार उन्हें दे, अगर हमारी देश की जनता को पैरों पे खड़ा करने के लिए जो सरकार के पास अडानी को पैसे हैं देने के लिए, वो जनता के लिए अगर लगा देते, तब क्या राम मंदिर का इनॉग्रेशन 14 जनवरी को नहीं हो पाएगा? हमारे देश में जो प्राइवेटाइजेशन हो रही है, जो अडानी जी और अंबानी जी जैसे लोग एयरपोर्ट, रेलवे, पोर्ट्स, सड़क सब हड़प गए हैं, वो अगर ना हड़पने दी जाए तो क्या राम मंदिर का इनॉग्रेशन नहीं हो पाएगा? मेरा सवाल ये बुनियादी सवाल है कि ये जो आज पाकिस्तान और चाइना के साथ मिलकर आरएसएस और बीजेपी वाले लोग बहुत सारे जो देशद्रोह की गतिविधियों में लिप्त हैं, अगर इन लोगों को रोक दिया जाएगा देशद्रोह करने से, तो क्या राम मंदिर का जो है इनॉग्रेशन नहीं हो पाएगा? ये बुनियादी सवाल है। इनॉग्रेशन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए वो अलग बात है, लेकिन ये सब चीजें करके भी तो इनॉग्रेशन हो सकता है। आस्था का मामला है, करोड़ों हिंदुओं का आस्था का नहीं तो क्या आस्था कमजोर पड़ जाएगी अगर रोजगार दे दिया जाएगा? आस्था कमजोर पड़ जाएगी कि अगर देश मजबूत हो जाएगा तो आस्था कमजोर पड़ जाएगी? अगर चाइना, हमारी सेना चाइना की सेना से ज्यादा मजबूत है, हमारे प्रधानमंत्री सेना को रोक क्यों रहे हैं पीओके लेने से? अगर पीओके ले लेंगे हम, सेना के एक जो वेस्टर्न जो नॉर्दर्न कमांड के जीओसी हैं, उन्होंने कहा था कि सरकार हमें इशारा करें हम पीओके वापस ले लेंगे, तो क्या आस्था कमजोर पड़ जाएगी करोड़ों लोगों की अगर हम पीओके वापस ले लेंगे? बुनियादी सवाल ये है। मैं तो ये भी पूछ रहा हूं कि आप ही लोग बहुत शोर शराबा हंगामा करते हैं कि भैया चुनाव से पहले ईवीएम का बड़ा मुद्दा है, जंतर मंतर पे जगह जगह मीटिंग, पूर्व जस्टिस बॉम्बे हाई कोर्ट के पाटिल साहब के साथ भी आप लोगों ने बहुत सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है, क्या सच में ईवीएम जो है वो मुद्दा है? देखिए, अगर ईवीएम नहीं होगी तो विपक्षी एकता हो या नहीं हो, बीजेपी एकदम साफ हो जाएगी लोकसभा। ये मैं नहीं कह रहा, ये तथ्यों की बात है, ये बात आप समझ लीजिए। अगर ईवीएम नहीं होगी, पेपर से चुनाव होंगे, तो बीजेपी आ ही नहीं सकती, ये बात तय है। भले ही कोई भी आए कोई ना आए, बाकी सब लोगों की सीटें आएंगी, बीजेपी के कैंडिडेट, एक एक कैंडिडेट का जीतना भारी पड़ जाएगा। नरेंद्र मोदी जी चुनाव हार जाएंगे, अमित शाह जी चुनाव हार जाएंगे, चुनाव हार जाएंगे, राजनाथ जी चुनाव हार जाएंगे। अब निर्मला सीतारमन जी तो लड़ती हैं नहीं लड़ती पता नहीं, मुझे गडकरी जी तक चुनाव हार जाएंगे, हालांकि उन्होंने थोड़ा बहुत अच्छा काम किया है। इतना कॉन्फिडेंस है हमें। ईवीएम हटते ही ये हो जाएगा। ईवीएम अगर ना हटी तब विपक्षी एकता की जरूरत है, ये बुनियादी बात है, ये समझ। कर्नाटक चुनाव पे आप लोगों ने कुछ नहीं बोला? नहीं, मैंने तो तुरंत बोला था, शायद आपको भी बोला था कि ये धोखा है, इस धोखे में नहीं आना चाहिए।
आज सबसे अच्छा टाइम था जब कर्नाटक चुनाव जीते थे ईवीएम को हटाने की मांग करने का कांग्रेस पार्टी के पास, वो उन्होंने खो दिया। उन्हें अगले दिन कहना चाहिए था हम ईवीएम से चुनाव जीते, लेकिन हम खुद कह रहे हैं हमें चुनाव ईवीएम से नहीं पेपर से चाहिए। ये ट्रैप में आ गए हैं लोग, बिल्कुल इस ट्रैप में नहीं आना चाहिए। छत्तीसगढ़ का चुनाव हो रहा है, मध्य प्रदेश का चुनाव हो रहा है, राजस्थान का चुनाव हो रहा है, तेलंगाना का चुनाव हो रहा है। सभी जगहों पे अगर अपोजिशन की बीजेपी हार जाए तब भी ईवीएम से चुनाव नहीं होना चाहिए, ये मेरा साफ साफ मानना है। और इसलिए हमारा मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन बाकी सब संगठनों से बात करके एक बड़ा एजिटेशन अभी इलेक्शन कमीशन के सामने, इलेक्शन कमीशन के हाथ मजबूत करने के लिए, क्योंकि इलेक्शन कमीशन के अंदर जो ईमानदार लोग हैं ना वो खुद बहुत ज़्यादा परेशान है। मुझे तो डर है कि इतनी ज़्यादा टेंशन में है, वो डिप्रेशन का शिकार हो गए हैं बहुत सारे लोग वहाँ पे। इलेक्शन कमीशन में अगर चेक कराया जाए ना ठीक से तो वो इतने ज़्यादा परेशान है कि डिप्रेशन का शिकार होने की कगार पे है वहाँ पे कि ये हो क्या रहा है देश में, ईमानदार अफसर जो है वहाँ के अंदर। तो हमें उनके हाथ मजबूत करने के लिए एक बड़ा प्रदर्शन अभी करने का हम कर रहे हैं, तो जल्दी आप लोगों को बताएंगे। पुराने मुद्दे पे अभी भी टिके हैं, ईवीएम को खत्म कराने के लिए हम बड़ा प्रदर्शन अभी करने वाले हैं। अब तो बहुत पहले से ये हम तो शुरू से कह रहे हैं, देखिए इससे नुकसान किसका होगा? नुकसान उसी का होगा जिसका इससे फायदा होने वाला, वरना किसको क्या जरूरत है? अभी मेरे ख्याल से बांग्लादेश है ना हमारा पड़ोसी मुल्क, उसमें पेपर बैलेट से होने का ऐसा खबरें आ रही हैं, वहाँ पे ईवीएम से नहीं होगा चुनाव। तो ये जो दुनिया के किसी भी देश में ईवीएम से नहीं होता जहाँ डेमोक्रेसी है, कुछ देशों को छोड़ के। दूसरी बात है कि मणिपुर लगातार चल रहा है, पिछले 47 आज माफ कीजिएगा 48वां दिन है जहां मणिपुर लगातार चल रहा है। अमित शाह के दौरे के बाद भी नहीं थम रहा मणिपुर का। इस मुद्दे को किया भी 24 के नजदीक जाने वाला है क्या सर? मैंने आपको बता दिया कि ये भी आरएसएस के कार्डर्स ने जाके किया है वहाँ पे। अगर इन्वेस्टिगेशन ठीक से होगी तो आरएसएस के कार्डर्स ने जाके ये सब काम किया है वहाँ पे। वो जो ट्राइबल लोग हैं उनको, जो हिंदू सो कॉल्ड लोग हैं वहाँ पे, उनसे लड़ाने का काम आरएसएस के कार्डर्स ने किया है। जैसे गुजरात में आरएसएस के कार्डर्स ने वायलेंस किया था, जैसे दिल्ली के जो अभी 2020 के दंगे हुए थे आरएसएस के कार्डर्स ने दंगा किया था, जैसे जहांगीरपुरी में आरएसएस के कार्डर्स ने दंगा किया था, जैसे हर जगह आरएसएस के कार्डर्स जाके दंगा करते हैं, मारपीट करते हैं, उसी तरीके से मणिपुर में भी किया था। और इसका भी फायदा चाइना के, देखिए एक दिन एकदम कगार पर है। उत्तराखंड आज जो है पूरी तरीके से डिस्टर्ब किया जा रहा है आरएसएस के कार्डर्स द्वारा। कहाँ है वो? उत्तराखंड। नहीं, पूरा उत्तराखंड में आप देखोगे ये सब कर रहे हैं ना। क्यों? क्योंकि वो चाइना के नजदीक है। मणिपुर में क्यों इतना झगड़ा कराया गया आरएसएस क्वार्टर द्वारा? क्योंकि वो चाइना के नजदीक। चाइना जहां बॉर्डर लाइन एरियाज हैं वहां जान के गड़बड़ आरएसएस करा रही है ताकि चाइना को फायदा हो सके, देश कमजोर हो सके। इस बात को जब तक हम नहीं समझेंगे, इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। अब जब अमित शाह जी तो खुद आरएसएस के मेंबर हैं, तो उन्होंने ही तो कराया है, उनके जो सिस्टर कार्डर्स हैं उन्होंने तो किया है जाके, वो क्यों रोकेंगे? दिन ब दिन बढ़ रहा है, अमित शाह जी के जाने के बाद और बढ़ा है। और चीफ मिनिस्टर साहब जो हैं वो अब धमकी भरे शब्द यूज कर रहे हैं ट्राइबल्स के लिए। आरएसएस के कार्डर्स को तो पकड़ेंगे ही नहीं वो। तो क्यों? क्योंकि ताकि जो ट्राइबल लोग हैं वो उनके लिए देश के प्रति नाराजगी हो जाए उनकी। समझ रहे हैं आप? उनके साथ ज्यादती करो, पहले उनके साथ मारपीट करें आरएसएस के कार्डर्स जाके, उनको तंग और परेशान करें आरएसएस के कार्डर्स जाके, और फिर उन्हीं को धमकी दी जाए। तो ये क्यों हो रहा है? सबको पता है कि वहाँ के ट्राइबल लोग बहुत ही ज़्यादा जुझारू और बहादुर होते हैं। पीसफुल हैं वो, लेकिन पीसफुल तो हैं लेकिन बहादुर बहुत हैं। तो अब उनको बार बार पोक किया जा रहा है, बार बार उनको उकसाया जा रहा है आरएसएस के कार्डर्स द्वारा। सरकार के जो उनके 40 एमएलए हैं, जो खुद बीजेपी ने ट्राइबल्स को धोखा देके जो एमएलए जीते भी हैं, अब उनसे सबको इकट्ठा करके यहाँ पे दिल्ली में और ट्राइबल्स के खिलाफ बुलवाया जा रहा है। ये क्यों हो रहा है? इससे चाइना को फायदा होगा, क्योंकि मणिपुर भी बॉर्डर लाइन स्टेट है और इन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इनको देश के प्रति 1% भी इंटरेस्ट नहीं है। इतने स्ट्रांग वर्ड्स में कोई ऑपोजिशन पार्टी नहीं बोल रही है। ये मुझे बड़ा दुख है। सबको पता है, सारी ऑपोजिशन पार्टियों को पता है जो मैं बात कह रहा हूँ 100% सही है। वहाँ पे आरएसएस के कार्डर्स ने जाके जो आरएसएस ने पूरे कई सालों से वहाँ इस चीज़ की ट्राइबल्स और नॉन ट्राइबल्स में लड़ाई कराने की पूरी साजिश की है। उसमें बड़े आरएसएस के और बीजेपी के नेता शामिल हैं। पूरी कॉन्स्पिरेसी करके वहाँ पे वो कई सालों से इस चीज़ की कोशिश कर रहे थे, जिसको अब वो, अभी तो आप शुक्र करो कि नागा जो ट्राइबल्स हैं उन्होंने
अभी ये जो जद्दोजहद है इसमें नहीं आए वो, नहीं तो मुझे डर है कि आरएसएस के कार्डर्स अभी नागा जो ट्राइबल्स हैं उनको भी तंग करेंगे, ताकि वो भी परेशान होकर। प्रधानमंत्री ट्वीट तक नहीं कर रहे हैं सर मणिपुर को। अब प्रधानमंत्री खुद ही करा रहे हैं तो क्यों करेंगे? उन्हीं का आरएसएस के खिलाफ बोल सकते हैं प्रधानमंत्री क्या? उन्हीं की तो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो, आरएसएस के लोग करा रहे हैं और आप प्रधानमंत्री से कह रहे हैं प्रधानमंत्री को तो बोल दिया होगा चुप रहना है, ये हम ही लोग करा रहे हैं। तो प्रधानमंत्री को तो सिर्फ अच्छे अच्छे कपड़े पहनने हैं, फोटो खींचनी है, एयरफोर्स जो 1 है उसमें घूमना है, एयरफोर्स 1 है क्या है, एयर इंडिया 1 में घूमना है, बढ़िया कपड़े पहनने, बढ़िया जहाज में घूमना है, बढ़िया कई कई बड़े बड़े जहाज भर के तालियां बजवानी है झूठी अपनी, और अपने मेकअप पे और अपने कैमरामैन के साथ मगन है। उनको और किसी चीज़ की चिंता ही नहीं है, उनको किस चीज़ की चिंता है? तो क्या 2024 एक बार पुनः भारतीय जनता पार्टी जीत रही है? मैंने बताया ना, अगर ईवीएम से नहीं हुआ चुनाव तो फिर तो साफ ही है इनका सुपड़ा। अगर ईवीएम से होगा चुनाव तो विपक्ष को एक होकर इनके खिलाफ लड़ना पड़ेगा।